हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोगों ने यूपीएसआई मूल विधि के लिए लगभग 900 प्लस प्रश्नों की सीरीज को चलाया हुआ है। आप लोग अब तक 3 लेक्चर देख चुके हैं आईपीसी के ऊपर। आज चौथा है, इसके बाद एक और आएगा। लगभग 210 प्रश्न हम आईपीसी के ऊपर अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है, जिनमें से 107 प्रश्नों को देख चुके हैं। तो आप इन सब चीजों को देखिए, समझिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप पहले पढ़ाए गए जो क्लासेस हैं उनके नोट्स जो आपके पास हैं उनको भी आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बिल्कुल गति थम सी गई है हर चीज की। आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्जाम डेट के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत कीजिए और अच्छे से लगन से आप लोग पढ़ते रहिए। तो आज का पहला प्रश्न है, देखो ये वाला 108 प्रश्न है। निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए, यानी कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है इसमें, अपराध अनिवार्यत है एक अनैतिक कृत्य है, ठीक है। दूसरा है अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। तीसरा है अपराध अनिवार्यत है एक समाज विरोधी कृत्य है। और अपराध अनिवार्यत है एक धर्म विरोधी कृत्य है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। देखो आप यहां पे देखो, अगर आप एक नॉर्मल देखोगे, नॉर्मल जिंदगी में देखोगे तो चारों ही बातें सही हैं भाई। एक अनैतिक कृत्य भी है, एक अवैधानिक कृत्य भी है, एक समाज विरोधी कृत्य भी है, और कहीं ना कहीं जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं उनके लिए चौथा भी सही हो सकता है कि धर्म विरोधी भी है। बट हम यहां पर आईपीसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो हमारे पास जो शब्द है वह है विधि। विधि मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ, है ना, लॉ। तो जो विधि के अनुसार है वो ठीक है, वो वैधानिक है, और जो विधि के अनुसार नहीं है उसको अवैधानिक कहा जाएगा। तो यहां पर हमारा उत्तर दूसरा सही हो जाएगा कि अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण उजागर किया गया है। आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण आपका उजागर किया गया है किसके द्वारा? भारत के विधि आयोग द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, इंग्लैंड की वुल्फ एंडिन समिति ने, और यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इंग्लैंड की वुल्फ एंडिन समिति ने। आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। कृत्यात्मक दृष्टिकोण है ना, किसके? अपराध, आपराधिक विधि, जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है किसने? इंग्लैंड की वुल्फ एंडिन समिति ने। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर, जब पहला लेक्चर था कि सर आपने तो उसमें से ही पढ़ा दिया है, सर आपने तो बुक से ही पढ़ा दिया। मैंने क्या बोला था कि जो अच्छी बुक्स हैं उनसे प्रैक्टिस करेंगे और मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। तो ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, देखो आपसे कितने हो पा रहे। अगला प्रश्न है, गलत उत्तर बताइए। ठीक है, गलत उत्तर बताइए। अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं, ठीक है, अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। तो यहां पर आपका पहला है ऐच्छिक कार्य, दूसरा है ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य, तीसरा है दोषपूर्ण आशय, और चौथा है कार्य में लोप भी सम्मिलित होता है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य अपराध नहीं होता। मैंने क्या बताया था? ऐच्छिक कार्य, देखो कार्य जब ही होता है जब आपकी क्या रहता है, वहां पे आशय रहता है। जब आपका क्या रहता है? आशय रहता है, और आप उसका प्रकृति, उस कार्य की, ये क्या हो रहा है, ये उस कार्य की प्रकृति और परिणाम जानते हैं। प्रकृति और परिणाम, प्रकृति और परिणाम जब आप वहां पर जानते हैं तभी माना जाएगा कि वह क्या है, तभी माना जाएगा वह क्या है। तो अपराध तभी माना जाएगा अगर इच्छा होगी, मतलब कि उसका इंटेंशन होगा तभी तो अपराध होगा। अगर उसका इंटेंशन है ही नहीं है, उसका आशय है ही नहीं, तो नहीं माना जाएगा। तो ऐच्छिक कार्य बिल्कुल तत्व है। दोषपूर्ण आशय, दुराशय जिसको कहते हैं, मेंसरिया, वो भी है। कार्य का लोप होना, ठीक है, ये भी सम्मिलित है। ठीक है, कार्य का लोप होना मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए कि आपराधिक कृत्य मैंने आपको बताया था, आपराधिक कृत्य बताया था। आपराधिक कृत्य करें या आप किसी कृत्य का लोप कर दें जानबूझकर, उससे भी तो अपराध हो सकता है ना। ठीक है, मान लिया क्या है कि आप अस्पताल में कर्मचारी हैं और आपको किसी व्यक्ति को वेंटिलेटर लगाना है, पर आपने जानबूझकर कि उसको मारना है, आपने वेंटिलेटर, आपने किया कुछ नहीं, आपराधिक कृत्य कुछ नहीं किया। आपराधिक कृत्य करते मतलब उसको इंजेक्शन लगाते तो बात थी जहर का,
पर आपने क्या काम किया, आप चले गए, आपने उसको वेंटिलेटर नहीं लगाया, हटा मतलब लगाए, लोप कर दिया, तो ये भी किसमें आ जाएगा, आपका अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य, ये दूसरे वाला ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो आपका इसमें देखो क्या है, आपराधिक कृत्य है, बिल्कुल, दुराशय है, मानव मैंने बताया है, जबकि हेतु, हेतु का कोई मतलब यहां पे नहीं है, है ना, तो ये आवश्यक तत्व नहीं है। आवश्यक तत्व क्या है, पहला तो है मानव, दूसरा है आपका दुराशय, तीसरा है आपका आपराधिक कृत्य या लोभ, और चौथा है इस आपराधिक कृत्य या लोभ की वजह से किसी मानव को या किसी मानव को या समाज को क्षति होनी चाहिए, या समाज को क्षति होनी चाहिए, तब माना जाएगा वह अपराध है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अपराधों में से किसमें आपराधिक मनस्थिति की मनस्थिति अपेक्षित नहीं है, यानी कि आपकी क्रिमिनल इंटेंशन हो, इनमें से वह कौन सा अपराध है, इनमें से वह कौन सा अपराध है जिसमें आपकी आपराधिक मनस्थिति होना जरूरी नहीं है, फिर भी वह अपराध माना जाएगा। देखो कोई भी अपराध होता है उसकी आपराधिक मनस्थिति रहती है, क्रिमिनल इंटेंशन तो रहती है, पर कौन सा अपराध है इनमें से जिसमें नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा। देखो अपराध करने का प्रयत्न, अगर आप अपराध करने का प्रयत्न कर रहे हैं यानी कि आपकी प्रकृति है, ठीक है, आपराधिक मनस्थिति है, हत्या कर रहे हैं तो भी है। अब आप दूसरा विवाह कर रहे हैं, तो दूसरा विवाह जब आप कर रहे हैं तो दूसरा विवाह करने में कोई आपराधिक इंटेंशन तो नहीं है, बट ये फिर भी एक अपराध माना गया है। विवाह के विरुद्ध अपराधों में द्विविवाह करना, है ना, यदि हिंदू व्यक्ति पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या बिना तलाक हुए दूसरा विवाह कर लेता है तो वह अपराधी माना जाएगा, ठीक है, वह अपराध में मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा है। और चोरी की भी क्या रहती है, आपराधिक मनस्थिति रहती है, जबकि द्विविवाह की नहीं रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है, कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है। तो यहां पर देखो कठोर दायित्व से मतलब क्या है कि आप अपने दायित्व से पीछे हट रहे हैं, ठीक है, आप अपने दायित्व से पीछे हट रहे हैं, कठोर दायित्व का अपराध है। किसी को चोट पहुंचा रहे नहीं है, हमला कर रहे नहीं है, चोरी कर रहे नहीं है, जबकि द्विविवाह अगर आप कर रहे हैं तो यह कठोर दायित्व का अपराध है, आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न यहां पे इसमें है कि जो है ये एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जार कर्म कर, है ना, इंग्लैंड में जार कर्म जो उस देश में अपराध नहीं है करता है। एक भारतीय नागरिक है, इंग्लैंड में जार कर्म, जार कर्म क्या होता है, किसी की पत्नी के साथ में शारीरिक संबंधों में रहना, ये जार कर्म है, ठीक है, ये जार कर्म है। पहले अब इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, जार कर्म धारा 477 है, 497 है, इसको मतलब हटा दिया गया है कि भाई ऐसा अब कुछ नहीं है, देखो सब चल रहा है, विधि सब करती रहती है। जो उस देश में अपराध नहीं करता है, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, यानी कि एक मतलब कि एक भारतीय नागरिक है और इंग्लैंड में जार कर्म कर रहा है, वहां पर ये कोई अपराध नहीं है, पर फिर इसका विचारण अगर भारत में लेके आना हो तो इसका विचारण कहां पे किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जार कर्म आता है, भारत के किसी स्थान में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेक्शन 4 मैंने आपको बताया था, यदि भारत से बाहर अपराधी भारतीय हो और वहां पर उस अपराध के लिए कोई भी विधि नहीं हो, वहां पर वह कार्य अपराध माना ही ना गया हो, तो फिर क्या होगा, वह अपराधी व्यक्ति आईपीसी के दायरे में आ जाएगा और भारत की जो भारतीय दंड संहिता है उसके दायरे में आ जाएगा। तो यहां पर इसमें बात है कि एक भारतीय नागरिक है जिसने इंग्लैंड में जार कर्म किया, पर इंग्लैंड में वह अपराध नहीं माना गया, पर फिर अगर भारत में उसको लेके आते हैं तो उसका विचारण, उसका उस ऐसे अपराध का जो ट्रायल है वो किस न्यायालय में चलेगा, तो भारत के किसी भी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी यानी कि जेएमएफसी, क्या जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के न्यायालय में यह विचारण होगा। और कहां पर, भारत में कहीं भी जहां पर अभियुक्त पाया गया हो, जहां पर भी कहीं भी जहां अभियुक्त यानी एक्यूज्ड जो आरोपी है वह पाया गया हो, वहीं पे विचारण चल जाएगा। अगला प्रश्न है,
धारा 34 के अंतर्गत दायित्व होता है। धारा 34 के अंतर्गत दायित्व होता है। कैसा दायित्व होता है? तो आपका संयुक्त दायित्व होता है। आपको पता है कि धारा 34 क्या है? सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। इससे कॉमन इंटेंशन से। तो यहां पर जो दायित्व होता है वो सबका कैसा होता है? संयुक्त होता है, एक साथ जुड़ा हुआ दायित्व होता है। मैंने क्या बताया था कि अगर 5 आदमी है और 5 आदमी का कॉमन इंटेंशन है चोरी करने गए, जबकि क्या है कि एक गाड़ी लिए खड़ा है, 4 जाके चोरी कर रहे हैं, तो ये 4 पकड़े गए, ये बच जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बचेगा। इसको भी दंड मिलेगा, क्योंकि यहां पर संयुक्त दायित्व है, इसलिए वह भी अपराधी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? ठीक है, पहला पढ़ते हैं। आपराधिक दंड संहिता कई व्यक्तियों आपराधिक दंड संहिता ये कुछ गलत लिखा हुआ है। ये आपराधिक कृत्य है, आपराधिक कृत्य। ठीक है, आपराधिक कृत्य, ये यहाँ पे आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। दूसरा है आपराधिक कृत्य सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए किया गया हो। तीसरा है अपराध गठित करने वाले कार्य में किसी न किसी रूप में सभी व्यक्तियों द्वारा भागीदारी हो। और आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो। ठीक है, अग्रसर करते हुए किया गया हो और अग्रसर करने में किया गया हो। तो इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो इसमें देखो क्या है, पहला बिल्कुल सही है कि अपराध है जो आपराधिक कृत्य है वो कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि क्या है जो धारा 34 है उसमें एक से अधिक व्यक्तियों की बात आती है। मतलब एक से अधिक व्यक्तियों की बात आती है, तभी सामान्य उद्देश्य की जो अवधारणा है वह लागू होती है, एक से अधिक की। पहला सही है। दूसरा है आपराधिक कृत्य सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए, यानी कि जो उनका कॉमन इंटेंशन है उसको आगे बढ़ाते हुए किया गया। ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा है अपराध गठित करने वाले कार्य में किसी न किसी रूप से सभी व्यक्ति भागीदार हो, बिल्कुल सही बात है। जबकि चौथा है आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा और यही हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये वाला, यहाँ पर देखो एक सूची यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा सूची यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्या काम करना है? आपको मिलाना है। आपको क्या काम करना है? मिलाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपराधिक मनस्थिति, दूसरा है हेतु, तीसरा है निर्दोष की अवधारणा और चौथा है कार्य का ज्ञान अविधिक होता है। ठीक है, अब ये सामने मिलाना है। थोड़ा देखो टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, तो अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो आपराधिक मनस्थिति जो होती है वो आपकी किसी अपराध के पूर्व होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरा किसी अपराध के पूर्व होती है, यानी कि ए का हो जाएगा आपका दूसरा बी जो है, बी के लिए क्या हो जाएगा? हेतु जो होता है वो अपराध में सुसंगत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा कि अपराध करने के लिए मानव, ठीक है, उसके बाद कौन? अपराध करने के लिए मानव, उसके बाद कौन? आपका आपराधिक मनस्थिति, तीसरा आपका आपराधिक कृत्य या किसी कार्य का लोप और चौथा मनुष्य या समाज को क्षति पहुंचना, ये होता है। जबकि हेतु का कोई मतलब नहीं होता, अपराध में सुसंगत नहीं है, तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद सी का आपका हो जाएगा, आपका क्या है? निर्दोष की उपधारणा। तो जब तक कि दोष संदेह के आधार पर नहीं किया जाता है ना, संदेह के आधार पर जब तक कि दोष संदेह के परे सिद्ध नहीं किया जा सकता। देखो ये कहीं कहीं पे वर्ड जा रहे हैं, संदेह के परे, जब तक कि दोष संदेह के परे सिद्ध नहीं किया जा सकता, परे सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो मतलब ये क्या है? जब तक आप किसी को दोष सिद्ध नहीं कर सकते संदेह के आधार पर, तब तक वह क्या रहेगा? वह निर्दोष ही माना जाएगा। सी का 4 हो जाएगा और डी का हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कार्य का ज्ञान अविधिक होता है, सदैव आवश्यक नहीं है। कार्य का ज्ञान अविधिक होता है, सदैव आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 1। टॉप लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको। अगला प्रश्न है, सामान्य आशय के आधार पर संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के लागू होने के लिए आपराधिक कार्य किया जाना चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया था, आपने बुक में से मुझे बोला कि सामान्य उद्देश्य के लिए 5 आदमी का होना जरूरी है, बट 1 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। कितने? 1 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखना है। आप धारा 34 पढ़ लो, धारा 34 पढ़ लो, धारा 34 में आपको पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। 1 से अधिक व्यक्तियों की बात है। अगला प्रश्न है, सामान्य आशय से अभिप्राय है क्या? क्या अभिप्राय है सामान्य आशय से? तो सामान्य आशय से अभिप्राय है 2 या अधिक व्यक्तियों में, है ना, 2 या अधिक व्यक्तियों में आशय की समानता। किसकी? आशय की समानता।
तो एक से अधिक होने चाहिए, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 या उससे ज्यादा। तो 2 या अधिक व्यक्तियों में आशय की समानता जब हो जाती है तो उसको सामान्य आशय कहा जाता है, आशय की समानता। अगला प्रश्न है, सामान्य आशय का अर्थ क्या है। सामान्य एक जैसा आशय, वही आशय, सभी द्वारा आशय भागीदारी या समान योजना। देखो कितने मतलब जब जटिल क्वेश्चन है सब, ये एक जैसा आशय लगा देंगे, वही आशय, तो सभी द्वारा आशय में भागीदारी होना ये है, सभी द्वारा आशय भागीदारी होना ये सामान्य आशय। अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में मैंने क्या बताया था, दंड है आपके, है ना, के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड वर्तमान में नहीं है। ठीक है, कौन सा दंड वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में तो नहीं, निम्नलिखित कौन सा दंड नहीं है। तो जुर्माना भी है, संपत्ति का समापरण भी है और मृत्यु भी है, जबकि निर्वासन नहीं है, क्या ना, निर्वासन नहीं है। जो धारा 53 है उसमें 6 प्रकार के दंड हैं, जिसमें सबसे पहले है मृत्युदंड, दूसरा है आपका आजीवन कारावास, तीसरा है आपका कारावास, ठीक है, कारावास है, चौथा आपका है काला पानी, ठीक है, ये निकाल दिया गया, काला पानी, तीसरा है आपका काला पानी, चौथा सॉरी काला पानी, और पांचवा है आपका संपत्ति का समापरण यानी कि कुर्की, यानी कि क्या है, कुर्की, और आपका छठा है आपका जुर्माना। ठीक है, छठा है जुर्माना। काला पानी खत्म हो गया, तो वर्तमान में 5 ही है, वर्तमान में 5 ही है, तो आपको ध्यान रखना जिसमें निर्वासन नहीं है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख। तो अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी बनाते जाएंगे और हमारे ऑप्शन जो होंगे उनको लिखते जाएंगे। तो जो एम एच, इधर एक तरफ केस है, दूसरी तरफ किस चीज से रिलेटेड है। तो एम एच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य जो है वो किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है आपका दुराशय से, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद महबूब शाह बनाम एम्परर है, ये सामान्य आशय से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा बी का पहला। तीसरा है मैकनॉटन का वाद उन्मत्तता से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा चौथा। और क्वीन बनाम कॉलिंस है, ये आपका प्रयत्न से संबंधित है, ये हो जाएगा दूसरा। 3 1 4 2 कौन से में है देख लो, 3 1 4 2 चौथे में है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला फिर से हमारे पास केस है, ठीक है, अगला फिर हमारे पास केस है, ये वाला देख लेते हैं, 123 देख लेते हैं, 123 फिर से लिख लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। जो आपका इसमें है वो है आर बनाम प्रिंस, आर बनाम प्रिंस है, तो ये आपका यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये दुराशय है, क्या है, दुराशय है ना, आर बनाम प्रिंस है, वो दुराशय से ही संबंधित है, यानी कि ए का आपका पहले ही है। मैकनॉटन का बाद अभी पीछे पड़ के आए, उन्मत्तता यानी पागलपन से संबंधित है, पागलपन से संबंधित, बी का हो जाएगा आपका 3, बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सी का देख लेते हैं, आर बनाम डडले एंड स्टीफन, आर बनाम डडले एंड स्टीफन, ये आपका हो जाएगा आवश्यकता, है ना, आवश्यकता के लिए, तो सी का चौथा हो जाएगा। और वारेंद्र कुमार घोष और ये सामान्य उद्देश्य संबंधित है, तो डी का हो जाएगा आपका दूसरा। तो 1 3 4 2 किसमें है, 1 3 2 4, 1 3 4 2, तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ख कुल्हाड़ी से काम कर रहा था और उसका सिरा निकलकर पास में खड़े व्यक्ति को लगता है और वह मर जाता है। ख ने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। अब देखो ये 80 धारा 80, ये केसेस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, ये बात हमको कैसे पता लगेगी, है ना, कि अब पहली बात, अब मैंने क्या बताया था कि 80 में क्या था, दुर्घटनापूर्ण कार्य था, कि विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए, विधिपूर्ण साधनों से होना चाहिए, सम्यक चेतावनी से होना चाहिए, है ना, और किसी भी दुराशय के साथ नहीं होना चाहिए। तो इनमें से क्या है कि ख कोई आदमी है, उसके पास ख कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, उसका सिरा निकला और खड़े व्यक्ति को लग गया और वो मर गया, तो ख ने कोई अपराध नहीं किया यदि, है ना, यदि, तो ये माना जाएगा कि उसका कृत्य कानूनी है। तो बिल्कुल गलत है, कानूनी तो नहीं है, बस देखो मर गया दूसरा आदमी, उसने उस आदमी को देखा नहीं है, ये भी बात इसमें नहीं है, है ना, देखा नहीं है तो कोई इतनी ये बात नहीं मानी जाएगी। उसकी यदि कुल्हाड़ी तेज नहीं हो, नहीं है, तो अगर कथित सावधानी का अभाव, है ना, कथित सावधानी का अभाव नहीं था, यदि सावधानी पूरी थी, सम्यक सतर्कता थी, चेतावनी दी थी पहले के हट जाओ, ठीक है, अगर कथित सावधानी का अभाव नहीं था तो माना जाएगा कि उसने अपराध नहीं किया है। क्योंकि इसमें आप, मैंने अभी 80 में बताया आपको, 80 में मैंने अभी आपको क्लियर किया कि कैसे कैसे सब चीजें होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका,
कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रही है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े एक व्यक्ति को, बच्चे को लग जाती है और वह बच्चा मर जाता है। तो अ दोषी है, मतलब अब जो अ है, जो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रही थी, जिसकी कुल्हाड़ी निकलने की वजह से या हाथ में से निकलने की वजह से बच्चे को लग गई, पास खड़े, बच्चा मर गया, तो अदोषी है, किसी अपराध के लिए नहीं। ये मतलब हमको विचार करना पड़ेगा कि वह किसी अपराध के लिए दोषी, ऐसा तो नहीं है। हत्या के लिए ऐसा नहीं है, सदोष मानव वध के लिए ऐसा भी नहीं है। तो यहां पे है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। किसके लिए दोषी है? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। और यह दुर्घटना होती अगर यहां पे क्या होता कि ये प्रॉपर विधिपूर्ण कार्य कर रही थी, लकड़ी काटना कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं, तो लकड़ी काट रही थी, लकड़ी काटने के साथ साथ में इसने क्या काम किया, चेतावनी दी होती, सब काम किया होता। तो अगर मानो ये भी चीज नहीं है तो उसने ना तो सदोष माना वध किया 299, ठीक है, ना हत्या की, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अपराध किसी अपराध के लिए नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो उसने क्या काम किया? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित की है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला आपका है, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से कौन से एक अध्याय में सामान्य अपवादों को उपबंधित किया गया है? तो अध्याय 4 है, मैंने आपको कई बार बताया, इसका नाम बचाव भी है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा एकांत परिरोध है ना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मैंने इस चीज को बताया था आपको, एकांत परिरोध। तो एकांत परिरोध मैक्सिमम 3 महीने तक दिया जा सकता है और एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं दे सकते। दूसरी बार देना है तो फिर 14 दिन का गैप रखना पड़ेगा, फिर 14 दिन तक दे सकते हैं। तो ये तो देने का ढंग है, ये अलग धारा में है, पर इसका जो जिक्र है वो कहां पे किया गया है? तो धारा 73 में किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? ठीक है, कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो 81 में क्या है आपका? 81 में आवश्यकता का बचाव है ना। 81 में क्या है आपका? आवश्यकता का बचाव है। पहला पढ़ते हैं, यदि कार्य हानि करने के आपराधिक आशय से नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा, यदि कार्य सद्भाव में किया गया है। तीसरा, यदि कार्य बड़ी हानि को रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया गया है। यदि, और चौथा है, यदि कार्य व्यक्ति या संपत्ति को दूसरी हानि से रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया गया है। तो कौन सा इसमें आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहां पे हो जाएगा, यदि कार्य बड़ी हानि को रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया गया है, ठीक है, बड़ी हानि को रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया गया है, तो यह धारा 81 के अंतर्गत आवश्यक तत्व नहीं है। बाकी सभी आवश्यक तत्व आपके हो जाएंगे। इनके बीच बीच में जो आपको दिक्कत आती रहे तो रिवीजन भी आप लोग करते रहे, ठीक है। अब देखते हैं, अब 129, पोत के डूबने के पश्चात, पोत के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य विकल्प नहीं होने पर उसने वाई को धक्का दे दिया जो डूब गया। एक्स ने क्या काम किया? एक्स ने क्या, कौन सा अपराध किया? आपराधिक मानव वध किया, हत्या किया, उपेक्षा द्वारा हत्या का अपराध किया, या कोई भी अपराध उसने नहीं किया? तो उसने यहां पर कोई भी अपराध नहीं किया। ये है क्योंकि उपेक्षा द्वारा मृत्यु नहीं, हत्या नहीं की, आपराधिक मानव वध नहीं किया, तो क्योंकि आवश्यकता का बचाव है ना, अपनी जान उसको बचानी है, तो उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति को धक्का दे दिया और वह डूबकर मर गया। तो इसमें कोई भी अपराध यहां पर नहीं है। अगला प्रश्न है, जब अपराध घटित करने वाला कोई कार्य किसी 7 वर्ष की आयु के शिशु समझा जाता है। ये क्या लिखा हुआ है? जब अपराध घटित करने वाला कोई कार्य किसी 7 वर्ष की आयु के शिशु द्वारा किया जाता है। ये बीच में छूट गया, देखो ये दिक्कत है रहती है। शिशु द्वारा किया जाता है तो ऐसा शिशु समझा जाएगा। तो ऐसा शिशु समझा जाएगा अपराध में अक्षम। क्या माना जाएगा? अपराध में अक्षम। मैंने आपको बताया था धारा 82, डॉली इन कैपेक्स, जो छोटा बच्चा होता है, 7 साल से छोटा बच्चा होता है, उसको अपराध करने में अक्षम माना जाता है कि वह अपराध कर ही नहीं सकता है, उसकी आपराधिक मनस्थिति नहीं होती, तो अपराध करने में अक्षम। अगला प्रश्न है, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? आपराधिक दायित्व यानी कि अपराध किया है इस बात के दायित्व, यानी कि ये अपराधी है, इस बात से अगर उन्मुक्ति चाहिए
तो बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा डॉली इनकेपेक्स 7 वर्ष से कम उसकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। उन्मत्तता के, तो उन्मत्तता का बहुत ज्यादा फेमस वाद है मैकनॉटन का वाद, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रतिपादित किया गया था। कौन से वाद में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रतिपादित किया गया था। तो आर बनाम ऑर्नोल्ड के वाद में, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, मैकनॉटन का वाद संबंधित है, तो आपको सीधे याद रखना है किससे, विकृत चित्तता या उन्मत्तता या पागलपन से, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक यहां पे है, एक मत्त व्यक्ति को बचाव का लाभ मिलेगा। एक मत्त व्यक्ति को, मैंने बताया था कि धारा 85 मत्तता, यदि कोई व्यक्ति नशे में कोई अपराध कर देता है, मतलब उसको सुध बुध नहीं है और नशे में वह अपराध कर देता है, नशे में वह अपराध कर देता है, तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। बट वहां पर शर्त क्या है, बचाव का लाभ कब मिलेगा, जब वह अस्वैच्छिक मत्तता है, यानी कि वह अपने आप न की मत्तता। धारा 85 में अस्वैच्छिक मत्तता है, जबकि धारा 86 में अपने आप अगर नशा करके बैठा है, अपने आप यदि नशा करके बैठा है और फिर अपराध करता है तो छूट नहीं मिलेगी, जबकि धोखे से किसी ने नशा करा दिया है और उस स्थिति में अपराध हो गया तो बचाव उसको मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो स्वैच्छिक, जब अस्वैच्छिक मत्तता हो तभी उसको वहां पर लाभ मिलेगा। अगला हमारा है प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। मत्तता से रिलेटेड केस कौन सा है, तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड्स का जो वाद है वो जो केस है वो मत्तता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, तो मैंने अभी बताया धारा 85 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा दी गई स्वीकृति गंभीर चोट पहुंचाने के लिए न्यायसंगत मानी जा सकती है, जबकि वह स्वीकृति निम्नलिखित अवस्था में दी गई हो। मत अवस्था में नहीं मानी जाएगी। ठीक है, 16 वर्ष से अधिक आयु की उम्र का बच्चा हो, उपहति के डर से, या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो सहमति दी जानी चाहिए, चाहे वो चोट की हो, गंभीर चोट की हो, कि भाई हम अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं, न्याय संगत मानी जाएगी। यदि दूसरे व्यक्ति को चोट लगती है तो अपराधी नहीं माना जाएगा। तो वहां पर कम से कम 18 साल का व्यक्ति होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए, तभी मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, के की आयु 12 वर्ष से कम है, उसको बहुत पीड़ा है कि वह मरने वाला है, और ख ने सद्भावना से क के संरक्षक की सहमति से उसे क्या किया है, मार डाला है, क्या किया, मार डाला। बताइए क्या हुआ। ख का कृत्य सद्भाव पूर्वक होने से वह निर्दोष है। मतलब ये क्या है कि एक बच्चा है जो 12 साल का है और उसको बहुत कष्ट हो रहा है, ठीक है, कि वह मरने वाला है, बहुत पीड़ा में है, वो बहुत दिक्कत हो रही है उसको। तो ख ने क्या काम किया, जो बी है उसने क्या काम किया, ए को मार दिया, बट किससे, ए की सहमति से मार दिया। जैसे डॉक्टर ही है, आप किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है, उसके संरक्षक ने, उसके गार्जियन ने सहमति दे दी कि सर इसको आप जहर का इंजेक्शन वगैरह कुछ इसको आप लगा दो, या आप इसको खत्म कर दो, या इसका जो सपोर्ट है वो हटा दो, ये मतलब हट जाएगा, तो मार दिया। तो यहाँ पे वो जो डॉक्टर जो बी है उसके बारे में है कि ख का कृत्य सद्भाव पूर्वक होने से वह निर्दोष है, सहमति योग्य सफाई है। ख दोषी नहीं है क्योंकि क वैसे ही मरने वाला था, और ख दोषी है क्योंकि उक्त परिस्थितियों में इरादतन किसी की भी हत्या करना चाहिए नहीं माना गया है। ठीक है, नहीं माना गया है, तो ये हमको देखना पड़ेगा। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला, डी हो जाएगा। ठीक है, कि ख दोषी है। ठीक है, ख क्या है, ख दोषी है क्योंकि उक्त परिस्थितियों में इरादतन आशय के सहित किसी की हत्या करना चाहिए नहीं माना गया है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कहीं भी कि भाई उसकी हत्या कर देनी चाहिए ऐसी स्थितियों में, तो यहां पर ख दोषी माना जाएगा। अगला है, ऐसा कुछ भी अपराध नहीं है, ऐसा कुछ भी अपराध नहीं है। क्या है देख लेते हैं। यदि वह सहमति से किया गया है ना, मतलब कुछ भी बात है कि वह अपराध नहीं माना जाएगा यदि सहमति से किया गया है, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया है, यदि वह संयुक्त है, यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया है। तो अपने को ध्यान में इसमें रखना है
कि कोई भी अपराध कब नहीं माना जाता है, यदि वह प्रायोगिक प्रतिरक्षा यानी कि आत्मरक्षा के अधिकार में किया गया है तो नहीं माना जाएगा। यदि सहमति से किया गया, मान लो क्या है, सहमति से अब कर दिया कि भाई तुम मुझे मार दो, मेरी सहमति है, तो अपराध माना जाएगा। धमकी के अंतर्गत अपराध किया गया है, धमकी देके अपराध करवाया गया है, तो उसमें एक दो कंडीशन तो ये है, मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि छोटे मोटे काम है तो वो व्यक्ति बच जाएगा, पर अगर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित अपराध धमकी के आधार पर करता है तो नहीं बचेगा। यदि वह संयुक्त है, ये कोई बात नहीं है, बट वह अपराध नहीं माना जाएगा जो प्रायोगिक प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया। अगला प्रश्न है, ए एक लुहार है और डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहित किया जाता है, यानी कि ए ने क्या कहा, ए एक लुहार है, ए को ए मान लो, और डाकुओं ने इसको उठा लिया और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा अपने औजार लेकर बी के ग्रह का द्वार तोड़ने के लिए विवश करता है। डाकू जिनकी संख्या 10 है ग्रह में प्रवेश करते हैं, बी का धन और आभूषण लूट लेते हैं और बी के पुत्र का वध कर देते हैं, बी के पुत्र का वध कर देते हैं। अब यहां पर देखा जाएगा ए दोषी है कि नहीं। अब ये बड़ा जटिल मामला इसमें आ गया है, ठीक है। अब इसमें यहां पे जटिल मामला आ गया है। क्या जटिल मामला आ गया है कि इसमें देखना पड़ेगा। तो मैंने अभी क्या बताया कि यदि मृत्यु का भय दिखाकर कोई भी कार्य करा रहे हैं, धमकी देकर कोई भी कार्य करा रहे हैं, तो क्या होगा, वह व्यक्ति दोषी नहीं माना। जो लुहार है उसको क्या काम किया कि भाई कोई बात नहीं, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें मार देंगे, नहीं तो उसके घर का दरवाजा तोड़ो चल के, तो उसने तोड़ दिया जाके, और उसके बाद उन्होंने घर में जाके लूटा 10 डकैतों ने और उसके बेटे का वध कर दिया। तो यहां पर क्या ए अपराधी माना जाएगा? तो डकैती और हत्या का दोषी है? बिल्कुल नहीं है। गृह भेदन और डकैती के दुष्प्रेरण का दोषी है? नहीं है। किसी अपराध का दोषी नहीं है, ये इसमें बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये लुहार को मृत्यु का भय दे करके, यहां पे पहला केस तो है कि घर तोड़वा दिया तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर मृत्यु वाला मामला हो गया है ना, मृत्युदंड से दंडित मामला हो गया है, तो अगर लुहार से करवाते बच्चे का वध, पुत्र का वध लुहार से करवाते तो लुहार यहां पे अपराधी होता, बट क्योंकि खुद करके चले गए तो यहां पर लुहार किसी भी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा, उसको बचाओ। अगला प्रश्न है, कै नामक नौकर के मालिक ने जब मृतक की हत्या की तो क ने तत्काल मृत्यु की धमकी के कारण मृतक की टांग पकड़ रखी थी तथा उसके पश्चात उसने लाश को हटाया था, ठीक है। कै नामक एक नौकर के मालिक ने जब मृतक की हत्या की, कि भाई क्या एक व्यक्ति है क, ठीक है, ए कोई व्यक्ति है और ये नौकर है, और इस नौकर के मालिक ने जब मृतक की हत्या की तो क ने तत्काल मृत्यु की धमकी के कारण मृतक की टांग पकड़ रखी थी, मृतक की टांग पकड़ रखी थी और उसके पश्चात उसने लाश को हटाया था। तो यहां पर अब इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जो ए है उसका मालिक किसी व्यक्ति की हत्या कर रहा है और उस समय ए को मालिक ने, मतलब जो नौकर है उसको मालिक ने धमकी दे रखी थी कि अगर तू नहीं करेगा तो तुझे मार दूंगा, इसकी टांग पकड़ ले, और उसके बाद उसने लाश को हटाया। तो इस प्रकार क अपने मालिक के साथ हत्या का दोषी है, क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, क किसी अपराध का दोषी नहीं है, या अपने मालिक द्वारा किए गए अपराध के साक्ष्य के विलोप का दोषी है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा उत्तर? तो इसमें आपका ये आ जाएगा, मेरे हिसाब से इसमें उत्तर होना चाहिए कि क्योंकि इसने खुद हत्या नहीं की है। अगर ये खुद हत्या करता, ठीक है, अगर ये नौकर खुद हत्या करता तो दिक्कत होती, पर मृत्यु की धमकी के अधीन उसने टांग पकड़ रखी थी, तो यहां पर क जो है वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। जबकि अगर नौकर का मालिक जो है वो मृत्यु की धमकी देकर मृतक की हत्या करवाता तो यहां पर दोषी था, पर उसने टांग पकड़ने के लिए कहा तो उसने वो यहां पे दोषी नहीं माना। अगला प्रश्न है, शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार स्वेच्छा पूर्वक मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान करता है यदि घटित अपराध कब? जब मृत्यु कारित की जाएगी ऐसी युक्त आशंका पैदा होती है, ऐसी युक्त आशंका पैदा होती है। जब साधारण उपरति कारित की जाएगी ऐसी युक्त आशंका प्रकट होती है। जब चोरी के उपरांत चोर भागने पर चोरी की संपत्ति बरामद करना हो। जब स्वेच्छा उपरति कारित करने के पश्चात भागने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करना हो। तो यहां पर कुल मिला के बात बोली जा रही है कि शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार में स्वेच्छा मृत्यु कारित करने का अधिकार है। मतलब कि अगर आप मतलब आपको अधिकार है, आप किसी को भी मार सकते हो, आपको अधिकार है, आप किसी को मार सकते हो आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत।
तो वो कौन सा अपराध होना चाहिए, वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जब आप उसको मारो। तो जब मृत्यु कारित की जाएगी, है ना, जब मृत्यु कारित की जाएगी, जब ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा हो जाए, यानी कि आपको भी ऐसा लगने लगे कि सामने वाला आपको मार देगा, नहीं तो आप मार दो, ठीक है। जबकि साधारण उपपत्ति जब कोई सामने छोटी मोटी चोट पहुंचा रहा है तो आप मारोगे नहीं। चोरी के उपरांत चोर भागने पर चोरी की संपत्ति बरामद करना हो तब भी नहीं, मतलब वो चोरी की संपत्ति बरामद करनी है तब भी नहीं। अगर लेके भाग रहा है तो आप उसका कुछ भी काम तमाम कर सकते हो, पर अगर संपत्ति बरामद हो गई है तो नहीं कर सकते हो। और स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने के पश्चात भागने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तार करने के बाद भी आप नहीं मार सकते हैं। बट यदि क्या हो जाए, ऐसी आशंका पैदा हो जाए कि आपको मार सकता है तो आप उसको मार सकते हैं। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को इंगित कीजिए। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी निर्बंधन के अधीन नहीं है। धारा 99 के अंतर्गत दिए गए निर्बंधन, अधीन का मतलब अधीन ही है। धारा 106 के अंतर्गत ये दिए गए निर्बंधनों के अधीन है। धारा 82 के अंतर्गत दिए गए निर्बंधनों के अधीन है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, धारा 99 के अंतर्गत दिए गए निर्बंधनों के अधीन है। क्या कि आईपीसी 1860 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के जो अधिकार हैं वो धारा 99 के अंतर्गत निर्बंधनों के अधीन है। धारा 99 क्या है कि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो होगा, बट वहां पर कुछ कंडीशन दी गई हैं। तो वो कंडीशन क्या है, वहां पे कंडीशन है कि आप कितनी हद तक अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कर सकते हैं, जितना जरूरी हो, कब समय हो, कैसे समय हो, किसके खिलाफ कर सकते हैं, तो उन निर्बंधनों के अधीन है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। देखो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो शरीर और संपत्ति की रक्षा के लिए। तो कब आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो पहला ऑप्शन है, जहां लोक पदाधिकारी से संरक्षण प्राप्त करने का पर्याप्त समय एवं अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, तो जब आपको क्या हो जाए, जब आपको पता है कि आप पुलिस को या किसी पदाधिकारी को क्या कर देंगे, पुलिस को या किसी पदाधिकारी को आप सूचना दे सकते हैं और वहां से संरक्षण मिल जाएगा, तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, पहला ही आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, जब घातक हथियार सुसज्जित अन्य व्यक्ति द्वारा आपराधिक अतिक्रमण करने की संभावना हो, जब किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने अथवा मृत्यु कारित करने की संभावना हो, और उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो जब आपको कोई आपराधिक अतिक्रमण कर रहा हो तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं, अधिकार मिलेगा। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने या मृत्यु कारित करने की संभावना हो तो मार दो, मिलेगा। ये भी मतलब इसमें इसके हिसाब से गलत है, बट जब आप किसी लोक सेवक या पुलिस के पास जा सकते हो और वहां से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जनरेट नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का नहीं होगा। मतलब कि इनमें से चारों में से कौन सी कंडीशन है जिसमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का नहीं होगा। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि अगर रेप का मामला है तो मार सकते हैं। ठीक है, रेप का मामला है तो आप मार सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, व्यपहरण का मामला है तो मार सकते हैं, अपहरण का मामला है तो मार सकते हैं, पर सदोष अवरोध का मामला है तो आप वहां पर नहीं मार सकते, क्योंकि इतना बड़ा भी अपराध ये नहीं है। बाकी 3 कंडीशन है, आपको पता है 100 जो धारा 100 है उसमें 7 कंडीशन है, तो आप उन 7 कंडीशनों में मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अगला है, संपत्ति की प्रतिरक्षा में कब हत्या नहीं की जा सकती है। संपत्ति की प्रतिरक्षा में कब हत्या नहीं की जा सकती है, तो यहां पे देखो, जब क्या लूट वाले मामले में, देखो लूट हो रही हो तो मार दो। ठीक है, रात्रि 103 में है, धारा 103 में है, रात्रि गृह भेदन हो तो मार दो, आग द्वारा दृष्टि कर रहा हो तो मार दो, पर उद्दापन कर रहा हो, जब एक्सटॉर्शन कर रहा हो, धारा 383 कर रहा हो, संपत्ति की मांग कर रहा हो, रंगदारी मांग रहा हो, तो आप नहीं मार सकते। बाकी तीनों कंडीशन में आप निपटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतया सही है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल वयस्कों को ही उपलब्ध है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उनको उपलब्ध है जो विधि के अंतर्गत अपराध कारित करने में अक्षम है, ऐसा भी नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल अधिकार लोक सेवकों को उपलब्ध नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उम्र एवं क्षमता का विचार किए बिना सभी को उपलब्ध है, तो सभी को उपलब्ध है, डी, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को मिलेगा, चाहे किसी भी आयु का व्यक्ति हो, उसको अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है।
यानी कि इसमें अवधि की बात हो रही है कि संपत्ति के समय जब आपने संपत्ति या किसी अन्य की संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं तो तब आपका प्रायः प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू हो जाता है। तो मैंने बताया था जब आशंका शुरू हो जाए तब आपका प्रायः प्रतिरक्षा का अधिकार चल जाता है, और जब आशंका समाप्त हो जाए तो अधिकार खत्म हो जाता है। तो जब संपत्ति के को खतरे का भय बताया जाता है, ठीक है। दूसरा है जब संपत्ति पर खतरे का युक्त भय प्रारंभ हो जाए, जब संपत्ति को खतरे की धमकी देने वाला व्यक्ति मौके पर उपस्थित हो, और चौथा ऑप्शन इसमें टाइपिस्ट ने टाइप नहीं किया है। देखो इसी वजह से कई बार दिक्कत हो जाती है, पर मैं आपको बता रहा हूं चौथा ऑप्शन है, मैं साइड में नोट्स रखता हूं इसी वजह से, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आते हैं वहीं नोट्स रखता हूं। प्रायः प्रतिरक्षा चौथा ऑप्शन बोल के बता रहा हूं, प्रायः प्रतिरक्षा का अधिकार उम्र जब संपत्ति को खतरे की धमकी देने वाला व्यक्ति मौके पर उपस्थित हो जाए। तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, केवल दूसरा सही है। मैंने बताया जब भय प्रारंभ हो जाए, आशंका प्रारंभ हो जाए, तभी से अधिकार चालू हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दुष्प्रेरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। तो किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकता है, ठीक है, अपराध की कोटि में आ सकता है। दूसरा है दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दुष्प्रेरित किया जाए। तीसरा है यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो, और चौथा है दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध नहीं है। तो ये तीनों के तीनों सही है, जबकि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी एक अपराध माना जाता है। ये आपका उत्तर इसमें हो जाएगा। तो आज यही रख लेते हैं, बाकी कल की क्लास में ऑलमोस्ट सारे हम खत्म कर लेंगे और फिर आपके सीआरपीसी की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।